नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपका होगा जीएस मॉक टेस्ट 12। इससे पहले आपके जीएस मॉक टेस्ट 11 हो चुके हैं। सभी वीडियोज को हजारों लोगों ने देखा है, तो उम्मीद करता हूं आपकी भी तैयारी उन्हीं हजारों लोगों की तरह अच्छी चल रही होगी जिन्होंने ये अब तक वीडियो देखे हैं। सभी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो क्योंकि इनमें हर सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। हर इम्पॉर्टेंट प्रश्न को आपके इस टेस्ट में रखा जाता है ताकि आपकी तैयारी वही हो जो परीक्षा में आ सकती है। फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। मैं सिर्फ आपसे वही प्रश्न करवाता हूँ, आपको सिर्फ वही प्रश्न पढ़ाता हूँ जो परीक्षा में आ सकते हैं और जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो जीएस का मॉक टेस्ट 12 है। आपको पता है कि एक दिन आपका हिंदी का मॉक टेस्ट चलता है और एक दिन जीएस का। जीएस वाले मॉक टेस्ट में आपके इतिहास के, भूगोल के और आपके विज्ञान के और अन्य प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी को पुख्ता मजबूत करते हैं। तो लगातार इन वीडियोज को देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज मैंने आपको हिस्ट्री का सिलेबस बता दिया है। कल सुबह से आपकी हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपकी हिंदी की भी क्लास इवनिंग में शुरू हो जाएगी, तो जो आपको संभवतः 8 बजे शाम को मिला करेगी। ये मॉक टेस्ट आपको 4 से 4:15 के बीच में मिला करेगा और जो सुबह वाली क्लास है वो आपको 10 से 10:30 के बीच में डेली मिला करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए सदैव ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट में अवश्य ही बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपका कोई प्रश्न है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा करिए और कम से कम कोशिश करिए कि लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि पढ़ाई तभी हो पाएगी आप जब कम लोगों से मिलेंगे। ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बातें होंगी, ज़्यादा दिमाग कंफ्यूज होगा आपका। तो पढ़िए और लगातार पढ़िए। जिनके पास बहाने नहीं हैं वही पढ़ पाते हैं और ना पढ़ने वालों के लिए हजारों बहाने तैयार हैं। वो कहेंगे आज सिलेबस नहीं आया, कल कहेंगे एग्जाम डेट नहीं आई। वो लगातार बहानेबाजी करते रहेंगे। तो अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखा करिए और तैयारी को मजबूत किया करिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए हमें, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाया करेगा और कुछ ज़रूरी आपको पीडीएफ्स भी मिल जाया करेंगी। तो टेलीग्राम के लिंक का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट क्विक रिवीजन क्लासेस सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी गरिमा बढ़ानी है, ठीक है, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने समाज में अपनी गरिमा बढ़ानी है, तो जुड़िए हमारे मुख्य सेविका के गरिमा पीडीएफ बैच से। जी हाँ, मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच है। इसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा और मात्र 300 रुपये में, मात्र 300 रुपये में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के बाद आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी। हमारी पीडीएफ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं जिन्हें आप मोबाइल में बड़ी आसानी से पढ़ सकेंगे। आपको जूम नहीं करना पड़ेगा, आप लगातार पूरा पढ़ते चले जाएंगे। बहुत ही आसानी से बड़ा बड़ा लिखा मिलेगा और सिर्फ पीडीएफ में वही लिखा मिलेगा जो एग्जाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है। फालतू की कोई चीज़ नहीं होगी और नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको तकरीबन 300 क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आपको तकरीबन 300 क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी और नोट्स की 100 से 150 पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, तो तकरीबन आपको 400 से 500 पीडीएफ मिलेंगी और जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो उसके बाद आपको 10 पेपर जैसे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी पूरी मजबूत हो सके और उनके सल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। हर समय आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा और नौकरी की गारंटी दिलाने वाली आपको तैयारी कराई जाएगी। पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी। आप कभी डाउन हो रहे होंगे तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि किस तरह से पढ़ना है और अन्य बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करिए। QRC हेल्प आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मांगेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट, जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आईने अकबरी किसने लिखी? आपका पहला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा या आईने अकबरी किसने लिखी? ऑप्शन है आपके फैजी
और दूसरा ऑप्शन है बीरबल, तीसरा ऑप्शन है अबुल फजल और चौथा ऑप्शन है मुल्ला दो प्याजा। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आईने अकबरी किसने लिखी? फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अबुल फजल। जी हाँ, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी। इसी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी इंटर लेवल की परीक्षा थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया। आपकी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है तो आपसे अच्छी क्वालिटी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ये 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो आपका उत्तर है आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा अकबरनामा का ही एक भाग है। ठीक है, आईने अकबरी जो है वो आपकी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के नवरत्नों में थे। तो अकबर के नवरत्नों में कौन कौन थे? बीरबल थे, फैजी थे, मुल्ला दो प्याजा थे और आपके अबुल फजल भी थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी जो अकबरनामा का ही एक भाग है। ठीक है, आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? बताइए, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी उत्तरकांड या ऑप्शन डी लंका कांड। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अयोध्या कांड। ठीक है, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा आपका बालकांड। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर होगा आपका बालकांड। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका विधान भवन रक्षक यूपीएससी आयोजित द्वारा परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। तो लेटेस्ट प्रश्न है, दूसरे का ऑप्शन ए आपका सही है। रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं। ठीक है, 7 अध्याय कितने? 7 कांड कहिए या 7 अध्याय कहिए, बात एक ही है। गोस्वामी तुलसी द्वारा लिखी गई है ये, जिसमें सबसे लंबा अध्याय बालकांड है। इसमें कुल 361 दोहे हैं। कितने हैं? 361 दोहे। जबकि किष्किंधा कांड जो है वो रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। जो किष्किंधा कांड है वो रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। तो आज आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? गोस्वामी तुलसीदास की को आपको 3 रचनाएं लिखनी है ये रामचरितमानस को छोड़कर। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कमेंट बॉक्स में 3 रचनाएं लिखनी है। आप भले ही किताब से देखकर लिखें या आप भले ही गूगल पर सर्च करके लिखें, लेकिन आप जरूर लिखें। मैंने कल आपको मॉक टेस्ट में गोस्वामी तुलसीदास की 6 रचनाएं पढ़ाई थी, तो आप उनमें से कोई 3 रचनाएं लिखिए। रामचरितमानस आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो इतना अगर आप करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास की आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। आपका अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? बताइए, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें या 13वें? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका पूरी तरीके से सही है। सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग पर उसकी विजय को दर्शाता है। ये प्रश्न आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो याद रखिए आपके ये प्रश्न सब परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल शिलालेख 14 शिलालेख हैं, जिसमें से 13वां शिला अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। जो 13वां शिलालेख है उस पर जो उसको सबसे बड़ा माना जाता है। इसको शिलालेख कहें या अभिलेख कहें, शिलाओं पर जो लिखाए गए वो शिलालेख और लिखने को वही चीज़ों क्या कहते हैं? अभिलेख। तो 13वें अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करते हैं।
मौर्य काल के स्तंभों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का चित्रित किया गया है। इन्हीं स्तंभों में से एक सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जो भारत सरकार का आधिकारिक प्रतीक भी है। तो ये सारनाथ वाला जो स्तंभ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि अभी संसद भवन में जो आपका जो राज्य भारत सरकार का चिन्ह है सरकारी स्तंभ, वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, तो उसको संसद भवन के ऊपर स्थापित किया गया है। तो वो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। बताइए वह स्थल कौन सा है जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी अयोध्या या ऑप्शन डी सारनाथ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथे का बी, प्रयाग। ठीक है, प्रयाग कहें या प्रयागराज कहें या पहले इलाहाबाद कहते थे। जूनियर इंजीनियर के पेपर में ये पूछा गया था 2015 में। आज मैं आपको परीक्षा प्रश्नों को ये भी दिखाने के लिए लाया हूँ कि मैं जो प्रश्न लाता हूँ सभी विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो प्रयाग वह स्थल है जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। जो हर्षवर्धन था वो हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। तो कुंभ मेला लगता है ना प्रयागराज में। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस स्थान पर लगता है, तो आप उत्तर देंगे प्रयागराज में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। बताइए हैदराबाद का था, मदुरई का था, मैसूर का था या विजयनगर का था। जो टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का, विजयनगर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 5वें का सी। ठीक है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर पूरी हेल्प दी जाएगी। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का था। मैसूर भारत में ही स्थित है, आप ये मत कर देना कि बाहर कहीं स्थित है। ये लोअर द्वितीय में पूछा हुआ प्रश्न है 2016 में। तो इसकी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं कि टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू इसका पूरा नाम था, हैदर अली का पुत्र था तथा मैसूर का शासक था। जो टीपू सुल्तान था उसका पूरा नाम फतेह अली टीपू था, हैदर अली का पुत्र था और मैसूर का शासक था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, जो अपने पिता के भांति योग्य तथा पराक्रमी था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई थी। तो टीपू की मृत्यु कब हुई थी, 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। क्लियर है आपको? बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। बॉम्बे या मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता या आप कोलकाता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो छठे का आपका सही हो जाएगा ए, बॉम्बे में। ठीक है, अब मुंबई जो जगह है वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये देखिए लोअर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था। तो इसकी डिटेलिंग क्या है, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी बॉम्बे में की थी। कहाँ की थी, बॉम्बे में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो देखिए एक प्रश्न में आपके कितने तैयार हो गए, 3 तैयार हो गए। आर्य समाज किससे जुड़ा है, हिंदू सुधार आंदोलन से, पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की, 1875 में। कहाँ की, बॉम्बे में की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश लिखी। ये देखिए आपके 4-5 प्रश्न एक ही प्रश्न में तैयार हो गए। तो जब मैं आपको 20 प्रश्न कराता हूं मॉक टेस्ट में, तो कम से कम आपके 35-40 प्रश्न तैयार हो रहे होते हैं। मैं इतनी डिटेलिंग में आपको बता देता हूं।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए जूनियर इंजीनियर में पूछा गया प्रश्न है, ये 2015 में पूछा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882 में, 1884 में, 1885 में या 1889 में? बताइए इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है? ए, बी, सी, डी। तो सातवें का आपका सही हो जाएगा सी। सातवें का आपका सही हो जाएगा सी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्लियर है आपको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास में हुआ। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में हुआ। देखिए गोकुलदास और तेजपाल, ये लाइन यहाँ पर गलत चेंज हो गई है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में हुआ और इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत के एक वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब भारत के वायसराय कौन थे? तब लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो इसमें भी आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको देखिए सही कर लीजिए। जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन एनी बेसेंट तो विदेशी महिला थी, आयरिश महिला थी। तो जो प्रथम भारतीय महिला थी वो सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू कब बनी थी और कहाँ के अधिवेशन में बनी थी अध्यक्ष? अगर आपको याद है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सरोजनी नायडू कब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और कौन से अधिवेशन में बनी थी, मतलब किस जगह के अधिवेशन में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ईयर और स्थान। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? बताइए चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? ए मेरठ में, बी इलाहाबाद में, सी आगरा में, डी कानपुर में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? ये देखिए लघु सिंचाई विभाग में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए आपके सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित ही होती हैं ये सभी परीक्षाएं। ये आपके पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। तो इसका सही उत्तर तो आपको पता होगा ना। आठवें का कौन सा सही हो जाएगा? तो आठवें का बी सही है, इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, इसमें राइटिंग सही से बनती नहीं है। तो क्लियर है आपको? तो 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। तो पार्क कौन सा था? पहले अल्फ्रेड पार्क था। 27 फरवरी 1931 को। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त हो गई। तो चंद्रशेखर आजाद कौन से एसोसिएशन से जुड़े थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा था या किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था पहली बार में? तो ऑप्शन है आपके सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ये देखिए परिचालक की परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। कब कहा था? 6 जुलाई 1944 को। कहां से? रंगून से, जो वर्तमान म्यांमार में स्थित है, या बर्मा जो तब का था, तो वहां पर स्थित है। रेडियो स्टेशन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम से जारी एक प्रसारण में निर्णायक जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? बताइए भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी के आर नारायण, ऑप्शन डी आपका एन संजीव रेड्डी।
बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, एन संजीव रेड्डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो आपके निर्विरोध चुने गए थे, ये एकमात्र निर्विरोध चुने वाले राष्ट्रपति हैं एन संजीव रेड्डी। इनका पूरा नाम है नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है पूरा? नीलम। ये पुरुष थे, आप इनको महिला मत समझ लीजिएगा नीलम नाम देखकर। तो चकबंदी लेखपाल में ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कार्यकाल इनका था 1977। ठीक है, इनका कार्यकाल 1977 था। 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल था। ये भारत के छठवें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? छठवें। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 74। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11वें का सी। ठीक है, 11वें का आपका सी सही है। अनुच्छेद 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह भी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 63 में लिखा है। तथा अनुच्छेद 66 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यपाल की पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यपाल के पदेन सभापति हैं। तो वर्तमान में सभापति कौन है राज्यसभा का? आपके जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, क्यों है? वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें पदेन उपराष्ट्रपति बने हैं। तो जो जगदीप धनखड़ जी हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए मासिक है। संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो देखिए मैंने आपको कितनी चीजें बातें बता दी हैं। ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़ा करिए। तो अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? बताइए ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 64, 75, 80, 70। ये प्रश्न आपको सामान्य जानकारी वाले हैं, आपको आने ही चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? बताइए कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 80। ये आपको कृषि प्रावधिक में पूछा हुआ प्रश्न है 2019 में। तो लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 को प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया। तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया और इसका प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 होती है, जिसे उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए आप? बिल्कुल क्लियर है आपको? तो वर्तमान में लोकसभा की कुल संख्या कितनी है भारत पे? 545 है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का प्रतिनिधित्व है। तो यूपी में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80 है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताइए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है 2016 में। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताइए केंद्रीय कानून मंत्री हैं या विधि सचिव हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। 13वें का सी आपका बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं।
जिन्हें महान्यायवादी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों का संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसको कार्य किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन एवं अधिकारों का उल्लेख है। तो महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 76 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हजारों बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है महान्यायवादी। तो इसलिए आपको ये याद रखना कि अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इतना आपको याद रखना है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? बताइए, भारत में किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो इसमें ऑप्शन है आपका केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तो 14वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, गुजरात। जो गुजरात का है वो सबसे लंबा समुद्री किनारा है। ये लोअर द्वितीय में प्रश्न पूछा गया था 2018 में। तो ऑप्शन डी आपका सही है बिल्कुल। और इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, जो भारत के कुल 9 राज्य हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं। और गुजरात 1214.70 किलोमीटर। ठीक है, जो गुजरात की जो लंबाई है, तटीय रेखा जो समुद्र के किनारे उसकी लंबाई है वो 1214.70 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश की 973.70 किलोमीटर है। और तमिलनाडु की 906 किलोमीटर है। आपको पहले 3 याद रखने हैं। ठीक है, पहले 2 भी याद रखें तो काम चल जाएगा आपका। गुजरात की 1214.70 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश की 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906, महाराष्ट्र की 652 और केरल की 569। ये सारी लंबाई आपको नहीं याद रखनी है। आपको बस इतना याद रखना है कि भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्री तटरेखा से सटे हुए हैं। उनमें गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 4, 5, 7, 9। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ए, बी, सी, डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15वें का सी, 7 देशों से भारत की सीमाएं लगती है। ये विधान भवन रक्षक में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ठीक है, जो भारत की सीमा से लगे हुए देश हैं स्थलीय सीमा से, उनमें म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। इन सब की आपको राजधानी भी याद रखनी है। मैं किसी दिन आपको सारी राजधानियां, सारे पड़ोसी देश उनकी राजधानियां करा दूंगा। भारत का सर्वाधिक भौगोलिक सीमा बांग्लादेश से मिलती है जो 4096 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की जो सर्वाधिक भौगोलिक सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है जो 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए। जो दक्षिण भारत है उसे मैनचेस्टर किसका कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, या मदुरई को कहा जाता है, या बेंगलुरु को कहा जाता है, या चेन्नई को कहा जाता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या चेन्नई? तो 16वें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, कोयम्बटूर। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। यह लोअर प्रथम में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, 2016 में पूछा गया था। तो इसका डिटेल में थोड़ा आंसर कर लेते हैं। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो गुजरात के शहर अहमदाबाद को कहा जाता है। जो भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को कहा जाता है। ठीक है, अब तो नहीं है लेकिन पहले ये कहा जाता था कि उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है।
दक्षिण भारत के मानचेस्टर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। मानचेस्टर एक इंग्लैंड में शहर है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में कपड़े बनते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, बताइए। ये आपका प्रश्न है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ये आरबीआई, जो आपके यूपी पीटी की 2021 की परीक्षा थी उसमें पूछा हुआ प्रश्न है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप 17 में का ए, आरबीआई गवर्नर के द्वारा यह हस्ताक्षरित होता है। कौन सा? 100 रुपये का नोट। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर रखिए, एक एक बात ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए, कम समय में ज़्यादा पढ़िए। 1 रुपये में सभी 1 रुपये से सभी बड़े नोटों को आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और वर्तमान में भारत के जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाए जाते हैं, इनमें त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाते हैं, अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। बताइए इनमें से कौन सी एक ऐसा गुण है जो स्तनधारियों का गुण नहीं है। स्तनधारियों में कौन से गुण आते हैं? जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनको पोषण करने के लिए उन्हें दूध पान कराते हैं, दुग्ध पान कराते हैं, वो सब स्तनधारियों में आते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, मनुष्य हो गए, ये सब क्या है? स्तनधारी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर बताइए। तो 18वें का आपका सही हो जाएगा बी। जो इसके त्रिकक्षीय हृदय है ये सब गलत है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है और बाकी ऑप्शन इसके सही है। ये केन सुपरवाइजर द्वारा परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। तो आपका इसमें देखिए, स्तनधारी जीवों के प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इनमें विकसित स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। जो स्तनधारी होते हैं उनमें विकसित स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। जो हमारा खून होता है, जो जानवरों में खून होता है, वो गर्म रक्त का होता है। इनमें हृदय 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है। कितने कोष्ठकों में? 4 कोष्ठकों में। ऑप्शन में कितना दिया था? 3 दिया था, जो गलत था। सॉरी, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। फेफड़ों द्वारा इसमें श्वसन होता है, जबकि मछली में गलफड़े के द्वारा होता है। इनकी त्वचा में बालों के साथ साथ श्वेत ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां मतलब आपके होता है पसीने वाली ग्रंथियां। अगला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? बताइए एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? ए वनस्पति से है, बी प्राणी से है, सी कीट से है, डी रसायन से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का सी। एंटोमोलॉजी का संबंध आपका कीट से है। यह गन्ना पर्यवेक्षक में प्रश्न पूछा गया था। तो एंटोमोलॉजी का आपका संबंध है कीटों और पतंगों के अध्ययन से। एरोबायोलॉजी का संबंध है आपका उड़ने वाले जंतुओं के अध्ययन से। इथोलॉजी का आपका संबंध है जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन से। माइकोलॉजी का संबंध है आपका कवकों के अध्ययन से। और एंथोलॉजी का संबंध है पुरुषों के अध्ययन से। और पोमोलॉजी का संबंध है फलों के अध्ययन से। सारोलॉजी का संबंध है छिपकलियों के अध्ययन से। तो इसमें से आपको कौन कौन से याद रखने हैं? पहला तो आपको एंटोमोलॉजी याद रखना है, दूसरा इथोलॉजी याद रखना है, और तीसरा आपको एंथोलॉजी याद रखना है, और चौथा आपको पोमोलॉजी याद रखना है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए और याद रखिए, परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे। अगला और आपका अंतिम प्रश्न होगा आज का, तो आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? देखिए आपकी तैयारी लगातार हमारे चैनल पर कराई जा रही है और डेली आपकी क्लासेस आती हैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। वही प्रश्न आपको कराए जाते हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखा करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने कितने प्रश्न सही किए। आज का प्रश्न है आपका कि गोस्वामी तुलसीदास की आपको 3 रचनाएं लिखनी है, वो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मैंने कल आपको 6 कराई थी। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा हिंदी मॉक टेस्ट का, तो आपको वो 3 तो याद होंगी कम से कम 6 में से। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और ये निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 में का ऑक्सीजन का, 20 का ए।
हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आपका लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी में। ये मैंने आपको साइंस वाले चैप्टर में पढ़ाया है। जो आपका रक्त है, मानव ब्लड है, मानव रक्त है, उसमें मैंने पढ़ाया है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, आपका पूरा क्लियर हुआ ये टेस्ट। और ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 12 था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मुख्य सेविका के गरिमा बैच से जुड़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। देखिए, ना पढ़ने वालों के पास हजारों बहाने हैं और पढ़ने वालों के पास इरादे हैं, मजबूत इरादे हैं, सफलता के, संकल्प के और परिश्रम के। जिनके पास ये तीनों इरादे हैं वही सफल होंगे, वही अपनी नौकरी को पक्की करेंगे और अपने जीवन की गरिमा को ऊंचा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।